हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग काफी लंबे अंतराल के बाद संस्कृत की कक्षा के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग संस्कृत भाषा के विषय में वैसे तो पिछली कक्षा से आपको पता है संस्कृत के बारे में, लेकिन फिर भी संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। यह सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसे वैदिक भाषा भी कहते हैं। संस्कृत पढ़ने से पहले आपके मन में ये विचार आ जाता है कि बहुत कठिन भाषा है, कैसे लर्न करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखने में भी परेशानी होगी। वहाँ तो विसर्ग अनुस्वार बहुत प्रयुक्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत आप अच्छी तरह से ध्यान देकर समझेंगे तो आपको लगेगा कि इससे सरल भाषा कोई हो ही नहीं सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं छोटा सा वाक्य आपको बताती हूँ। हिंदी में जब कभी भी आप किसी वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसमें कर्ता, फिर कारक, फिर क्रिया का प्रयोग होता है। वैसे ही इंग्लिश में भी है, आपको क्रम से ही प्रयोग करना होता है, लेकिन संस्कृत में कोई आवश्यक नहीं है कि आपको एक ही क्रम में वाक्य लिखना हो। आप छोटा सा उदाहरण देखिए। राम पेड़ पर चढ़ता है। ये हिंदी का वाक्य है। इसी को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? राम क्लाइम्स ऑन द ट्री। ये दो वाक्य हो गए आपके दो भाषाओं के। अब तीसरी भाषा आप जो पढ़ रहे हैं, रामः वृक्षे आरोहति। ये तीन भाषाओं में मैंने आपको एक ही वाक्य बताया। अब अगर देखिए आप हिंदी में पेड़ पहले कर दें तो क्या हो जाएगा? पेड़ राम पर चढ़ता है। इंग्लिश में ट्री पहले कर दें तो क्या हो जाएगा? ट्री क्लाइम्स ऑन द राम। कितना मजाकिया लग रहा है। लेकिन संस्कृत में अगर आप वृक्षे पहले कर दें, वृक्षे रामः आरोहति, तो भी वाक्य सही होगा। आरोहति रामः वृक्षे, तो भी वाक्य सही होगा। तो आपको कहीं गलती नहीं आएगी नजर। इसका मतलब क्या हुआ? संस्कृत सबसे सरल भाषा है। अब हमारा मुख्य टॉपिक है संस्कृत वर्णमाला। भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं, और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी आप पढ़ रहे हैं शुरू से। हिंदी की लिपि देवनागरी है और संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है। अब देखिए, स्वर सबसे पहले वर्ण में आता है। स्वर, स्वर के तीन भेद हैं। ये स्वर है, स्वर। स्वर के तीन भेद हैं। पहले ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, और तीसरा संयुक्त स्वर। हिंदी में स्वर 11 है, लेकिन संस्कृत में इनकी संख्या 13 है। ह्रस्व स्वर क्या है? अ, ई, उ और री, री। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, री,
और संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, आओ। स्वर को कहा जाता है संस्कृत में स्वयं राजते इति स्वरा। जो स्वतंत्र हो, स्वयं राज्य करे, वही स्वर है। अर्थात स्वर के उच्चारण में या लिखने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये स्वतंत्र होते हैं, इन्हें स्वतंत्र रूप से लिखा या बोला जाता है। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्यों कहा जाता है? ये 5 स्वर ह्रस्व है, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा मतलब पलक के एक बार झपकने को एक मात्रा होती है। एक बार पलक झपकती है, उतने में आप एक वर्ण उच्चारण कर लेते हैं, जैसे अ, ई, उ, री और री। और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, इनको उच्चारण करने में 2 बार पलक झपकती है, आ, ई, उ और री। और संयुक्त स्वर जो है, इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, अर्थात इनमें पलक 3 बार झपकती है। ए, ऐ, ओ, औ। ये 13 इसलिए हैं, हिंदी से 2 मात्राएं, 2 स्वर इसमें ज्यादा हैं, क्योंकि री और री इन दोनों वर्णों का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में इनका प्रयोग है, इसलिए 2 स्वर अधिक है हिंदी से। इनमें 13 स्वर हैं। संस्कृत में इन्हें हल कहा जाता है। अब यही हम आपको बता दें, हल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शंकर भगवान ने अपने तांडव नृत्य में डमरू बजाया था। डमरू से जो ध्वनियां निकलती हैं, वैसे तो हम डमरू से निकलने वाली ध्वनि को यही समझेंगे कि डम 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 की आवाज आ रही है, लेकिन नहीं। संस्कृत के व्याकरणाचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी की रचना की थी इन्हीं ध्वनियों को एकत्रित करके। ये ध्वनियां हैं संस्कृत के वर्णमाला ही कहा जाएगा, उसे माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि महेश, शंकर का नाम महेश भी है। तो शंकर के डमरू से ध्वनि निकली, इसे माहेश्वर सूत्र नाम दिया गया। ये ध्वनियां हैं, इनकी आवश्यकता आपको नहीं है, इसलिए मौखिक रूप से मैं आपको बता देती हूँ। अयुण, ऋरिक, एवं, अयोच, हैवरट, लण, इयमंगणनम, झभय, ढढधस, जबगढ़दश, खफा चटतव, कपय, शससर और हल, ये 14 ध्वनियां हैं। इनमें अच क्यों कहा जाता है स्वर को? स्वर के बीच में अ और च के बीच में ही सारे स्वर वर्णमाला के आ गए हैं, इसलिए इसे अच प्रत्याहार कहा जाता है। और इसी के साथ जान लीजिए, व्यंजन को कहा जाता है हल, क्योंकि हल के बीच में सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। अब स्वर के बाद हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन कुल है वर्णमाला में 33। कितने हैं? 33। स्वर 13। इसमें भी वर्ग है, अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है व्यंजन को भी। क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन है। य, र, ल, व वर्ण अंतस्थ व्यंजन है, और श, स, स वर्ण ह ऊष्म व्यंजन है। यहाँ देखिए, वर्णमाला में क से म तक के वर्ण जो है क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इस स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी
क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और अंग। ये 5 वर्ण क वर्ग में आते हैं। वैसे ही च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि इनके नीचे ये लाइन क्यों खींची हुई है? हाँ, इस लाइन को खींचने के पीछे कारण है, क्योंकि व्यंजन, मैंने आपको बताया, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन जो है वो स्वर के बिना अधूरे होते हैं। हर व्यंजन में अ जुड़ता है तब वह पूर्ण होते हैं। जैसे क में अ जुड़ा तब ये हुआ क। ट में अ जुड़ा तब ये हुआ ट। म में अ जुड़ा तब ये हुआ क्या? म। इसीलिए व्यंजनों को अकारांत कहा जाता है। हर व्यंजन का अंत अ पर होता है। वैसे अधूरे हलंत वाले वर्णों को हम कैसे उच्चारण करेंगे? क, ख, ग, घ। लेकिन अगर उसमें अ मिल जाएगा तो हो जाएगा क, ख, ग, घ। इस तरह से उच्चारण करेंगे, अर्थात अंत में अ है, अकारांत है। इसी के साथ हम आपको बता दें, जब व्यंजन पर कोई मात्रा लग जाती है, जो वर्ण की मात्रा लगती है उसका अंत कहा जाता है, क्योंकि अंत में वही स्वर उच्चरित होता है। जैसे देखिए भवती, भवती आपने पढ़ा होगा, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप। भवती शब्द में क्या मात्रा लगी है? ई की। तो क्या हो गया ये? इकारांत। ये इकारांत रूप हुआ। वैसे ही अगर उ की मात्रा लगती है, साधु शब्द में उ की मात्रा लगी है, साधु क्या है? में उ लगा है, उ की मात्रा, तो ये क्या हो गया? उकारांत। वैसे ही जब किसी पद में कोई मात्रा लगती है तो उसे उस पद का अंत कहा जाता है। ये आगे की कक्षाओं में हम आपको बताएंगे, वैसे भी आप पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया स्वर और व्यंजन। व्यंजन में भी आपको स्पर्श व्यंजन तक, क से म तक के व्यंजन पता चले हैं, और ये आपको जानकारी हो गई कि व्यंजन अधूरे हैं, जबकि स्वर के साथ ऐसा नहीं है, स्वर स्वतंत्र है। इसके बाद क्या होता है? म के बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल और व। ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है? इनके उच्चारण में प्राणवायु अंदर से निकलती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, व, र, ल और व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है श, श, स और ह। ऊष्म व्यंजन को उच्चारण करने में घर्षण, रगड़ से ये वर्ण उच्चरित होते हैं, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। रगड़ मतलब रगड़ से गर्मी पैदा होती है, इसलिए ऊष्म, ऊष्म मीन्स गर्म। यही आपको हम बता दें, कवर्ग का उच्चारण स्थान, स्पर्श व्यंजन मैंने बताया, कवर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। ये वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। त वर्ग का उच्चारण स्थान है
दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसके बाद आता है, आपको मैंने इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ये क्या हो गए स्पर्श व्यंजन, ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया आपको, और ऊष्म व्यंजन बताया। उसके बाद बच गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ क्या है? क और श मिलकर क्या हुआ? छ, त और र, त्र, ज और य, ये हो गए ज्ञ। ये आपकी वर्णमाला हो गई। अभी इसमें बाकी है अयोगवाह। अयोगवाह 2 है, स्वर 13, व्यंजन 33 और अयोगवाह 2। अयोगवाह क्या क्या है? अंग और अह। ये 2 अयोगवाह हैं। इसके बाद क्या है? वर्ण जो है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब 2 या 2 वर्णों को मिलाया जाता है तो शब्द बनते हैं। शब्द निर्माण के लिए स्वर और व्यंजन दोनों की आवश्यकता होती है। उन्हें वर्ण संयोजन कहते हैं, और जब स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिया जाता है तो उन्हें वर्ण विच्छेदन कहते हैं। देखिए, एक शब्द उदाहरण के तौर पे मैं दिखाती हूँ। जैसे वर्ण संयोजन, ये रामः शब्द है ना? इसमें क्या होगा? र प्लस आ प्लस म प्लस अह, रामः। ये वर्णों को अलग अलग कर दिया गया। ये क्या है? वर्ण विच्छेद। अब वर्ण संयोग कैसे किया जाता है? म, अ, य, उ, र और अह। ये क्या हो गया? वर्ण संयोग। मयूरः, इसे कहेंगे वर्ण संयोग। अब हम लोग अगली कक्षा में इस अभ्यास को करेंगे।